बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल भाई। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के श्री चरणों में नमन करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी और हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं और खुले में अपनी बात रख पा रहे हैं। उन सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। साथियों, आशीष भाई ने एक बात कही कि हम बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन हम बाबा साहब की बात मानते नहीं। उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं मैं कि बाबा साहब ने जब संविधान की बात कही, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और संविधान की जब बातें कही और जो आंदोलन किए, जो बातें रखी सब लोगों के लिए, उसमें पुरुषों के लिए भी उतनी बातें थी जितनी महिलाओं के लिए बातें थी, बड़ों के लिए भी उतनी बातें थी जितनी छोटों के लिए बातें थी। उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। जैसा भेदभाव हम लोगों के साथ हुआ है, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और समाजवाद का नाम भी वही है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे वो चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं? आज हम इस बस्ती में आए हैं तो इस बस्ती में हमें दूसरी जाति के कितने लोग मिल रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ कि हम ही अलग रह रहे हैं, बाकी सब दूसरी जगह रह रहे हैं? कभी इस कारण को समझा है? हमने अपने बच्चों को बताने की कोशिश करी है? हम अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं, माताओं बहनों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जैसा आशीष भाई ने बात करी, हम किताबी कीड़ा क्यों बनाना चाहते हैं? शिक्षा केवल किताब पढ़ के नहीं आएगी, बातचीत करके भी आएगी। ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। जैसे वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आप लोगों के बीच में ही सब लोग हैं। हम लोग तो चलिए दूर से आए, हमारा काम है, राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाएंगे, दूसरी राजनीतिक दल से हैं, भाजपा को गाली देंगे, कांग्रेस को गाली देंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टी को गाली देंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे हम इसीलिए ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन जो मूल बात है, जो हमारे अधिकारों की बात है, उस बातों को कौन समझेगा? हमें आपस में बात करनी पड़ेगी। हमारी माताएं बहनें अगर इस तरीके से एक तरफ बैठेंगी और हम एक तरफ बैठेंगे, बच्चे एक तरफ बैठेंगे, बूढ़े एक तरफ बैठेंगे, तो बंटवारा तो हम खुद ही कर रहे हैं। कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है बंटवारा हमारे साथ। कौन हमारे साथ अन्याय कर रहा है? जैसे वकील साहब ने दांतों तोड़ने की बात करी, तो दांतों तोड़ने के लिए पहले इकट्ठा तो होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को समझना तो पड़ेगा हमारा दुश्मन कौन है, कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है। मौजूदा सरकार हमें किस बात पर लड़ा रही है? हिंदू मुसलमान के नाम पे। आपके गांव में कितने मुसलमान रहते हैं? तो हमारा नुकसान कौन कर रहा है? मुसलमान तो नहीं कर रहा, दो ही लोग कर रहे हैं। एक तो हम खुद, जो हम जिस तरीके से रह रहे हैं, हमारा रहन सहन ठीक नहीं हो रहा, और दूसरा वो लोग जो हमको अलग थलग रखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि हम मिले बैठे, हमारे बच्चे शिक्षित हों, उनके बीच में बैठे, उनके बच्चों के बीच में बैठे। ये दो ही लोग तो दुश्मन है। एक तो हम खुद, तो अपने लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जो हमको मार्ग दिखाया उस मार्ग पे चल रहे हैं। वकील साहब जैसे लोग वकील बने हैं तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हुए बने हैं। और भी लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बात कर रहे हैं, रख रहे हैं, दिन रात जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो। मैं नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं अपने लोगों की। अपने लोग कौन? जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। और जो पीछे छोड़ रहे हैं वो हमारे अपने नहीं हो सकते, वो तो दुश्मन हो सकते हैं देश के। वो राष्ट्रवादी होने की बातें कर सकते हैं लेकिन वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, वो गद्दार हो सकते हैं, क्योंकि जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आशीष भाई ने बात करी कश्मीर की धारा 370 की, लाभ हानि की बात करी। लाभ हानि तो वो खुद नहीं बता पा रहे जिन्होंने 370 हटाई है। उन्होंने नोटबंदी करी थी, जीएसटी करी थी, वो खुद नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल गुमराह करना है। आज उन्होंने किसानों के लिए भी गुमराह कर दिया, किसानों को भी जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। किसान की जाति तो किसानी होती है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके आंकड़े आना बंद कर दिए सरकार ने। आज पता ही नहीं है कौन सी जगह पे कितना किसान मर गया, क्यों उसने आत्महत्या करी। उसी तरीके से हमारे समाज के लोग जो साफ सफाई करते हैं दिन रात, जो गंदा मैला साफ करते हैं,
अगर हम लोग काम करना छोड़ दे तो सबके समझ में आ जाएगा कि सफाई कैसे रखते हैं। स्वच्छता अभियान के नाम पे जो इतना बड़ा बजट चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, ये 10 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर हमारे लोग काम करना बंद कर देंगे तो। लेकिन हम मैला उठाते हैं, इसीलिए हम ही गंदगी में रहेंगे। गंदगी तुम करते हो, तुम सफाई में रहोगे, इसीलिए हम शहर से बाहर रहेंगे, अलग रहेंगे, आपके बीच नहीं रह सकते। आप हमको दूर भगाने का काम करते हो। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता। शोषण हमारे ही लोग कर रहे हैं जो हमारे बीच में आगे बढ़ जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही थी कि मेरा सपना जो किसी ने तोड़ा है, उनके शब्द अलग थे, मेरे शब्द अलग है, आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। मेरा सपना जो तोड़ा है वो मेरे अपने लोगों ने तोड़ा है। मैंने सोचा था मेरे लोग शिक्षित हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे और बड़े पदों पे चले जाएंगे, तो मेरे जो लोग दुख तकलीफ में उनका ख्याल रखेंगे, डॉक्टर बन के इलाज करेंगे, इंजीनियर बन के उनके घर बनाएंगे, दुकान बनाएंगे। लेकिन हमारे लोग जब हमारे ही आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा शोषण चालू कर देते हैं। वो उन्हीं लोगों के बीच में बैठ जाते हैं जाकर के, वो उन्हीं लोगों के बीच में जाके बैठ जाते हैं जो हमारा शोषण कर रहे हैं, जो हमें गंदा करने वाला समझते हैं, जबकि गंदगी करने वाले तो वो हैं, चाहे दिमाग से और चाहे सामान से। ये दिमाग की गंदगी भी करने वाले वही लोग हैं। और मैं, वकील साहब, आप किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप उसके खिलाफत चले जाओ। आप समाजवादी पार्टी को भी समर्थन करो तो आप सवाल जरूर करिएगा और अपनी पार्टी में भी रहकर सवाल कीजिएगा। जिस भी पार्टी को आप समर्थन देते हैं, आप जिस भी पार्टी को वोट देते हैं, चाहे भाजपा को दें, कांग्रेस को दें, सवाल तो पूछिए कि हम इतने सालों तक वंचित क्यों हैं, क्यों शोषित हैं, क्यों आज भी हमको अनुसूचित जाति के नाम से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। आज भी हमारे लिए एट्रोसिटी एक्ट क्यों है, क्यों हमारे लिए SC ST एक्ट बनाया गया है, क्यों अलग से थाने बनाने की आवश्यकता है, क्यों समानता नहीं आ रही समाज में। ये पूछिए उन सब लोगों से। उसका मुख्य कारण यही है कि वो हमें नहीं जोड़ना चाहते, हम तो जुड़ना चाहते हैं। आप बताइए कि आप डॉक्टर के पास इलाज कराने सरकारी अस्पताल में जाते हो तो क्या जाति देख करके आप इलाज के लिए मना कर देते हो? लेकिन आपके इलाज के लिए मना हो जाता है जाति देख करके। अगर कानून नहीं बना होता तो वो शायद लात मारने का काम करते। आज उस कानून के कारण डरते हैं कि जाति सूचित गाली नहीं दे सकते, बातें नहीं कर सकते, और वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो ये बातें नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से सांसद बनाने का काम किया है प्रज्ञा ठाकुर को। कहने को वो साध्वी हैं। हमने तो सुना था और हमने तो पढ़ा था कि साधु की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर क्या बोलती हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलो बुरा नहीं लगता, क्षत्रिय को क्षत्रिय बोलो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य बोलो बुरा नहीं लगता, लेकिन शूद्र को बोलो तो शूद्र को बुरा लगता है। शूद्र कौन, पहले ये तो बता दो। सही नहीं आ रही यार। और तुम मनुस्मृति चलाना चाहती हो या जो सांसद बन के तुम संविधान की रक्षा करने के लिए बैठी हो, संविधान की बात करना चाहती हो? अगर संविधान के खिलाफ हो तो सबसे पहले संसद से इस्तीफा दो, उसके बाद बात करो, फिर हम बताते हैं शूद्र कौन होता है। शूद्र वो होता है जिसने तुम्हें 2 लाख 4 लाख के वोट से जिताया है। उस समय जाति पूछती कि तुम वोट दे रहे हो, तुम शूद्र हो, तब जवाब मिलता भारतीय जनता पार्टी को। तो ये हमको लड़ाने का काम करते हैं इस तरीके से। ये बताएंगे नहीं कि शूद्र बने कैसे, कौन शूद्र। आज हम पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ये संविधान ने हमें नाम दिया है। अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, संविधान ने हमें नाम दिया है। लेकिन ये हमको वापस शूद्र बनाना चाहते हैं क्योंकि ये फिर वापस उसी गद्दी पे बैठना चाहते हैं, उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं और वही अत्याचार करना चाहते हैं कि आप इसी तरीके से एक अलग बस्ती में रहो, आप इनके बीच में, इनके शहर में ना रहो, आपके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर ना बने और इनके बच्चों के साथ में वही तनख्वाह ले जो इनके बच्चे लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह सरकारी अस्पताल में लेते हैं। जो सुविधा आपके बच्चे लेना चाहते हैं, जिनका अधिकार बनता है, ये आपको अधिकार नहीं देना चाहते। अब तय आपको करना है। मेरा निवेदन है मेरी माताओं बहनों से, विशेषकर मेरी बहनों से जो कम उम्र की हैं, आपको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा क्योंकि आप घर में रहते हो, दिन भर अपने पिताजी से बात करते हो, अपने भाइयों से बात करते हो और वो आपकी बात समझेंगे। जब वो घर पे आए तो उनसे पूछिए कि करके आए तो क्या करके आए। 1 घंटा समाज के लिए देना पड़ेगा। 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 30 दिन में 30 दिन होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 1 घंटा निकालिए केवल
और समाज में जन जागृति कीजिए कि क्यों हम वंचित हैं, क्यों हम पिछड़े हैं, क्यों हम शोषित हैं, हमारा कौन शोषण कर रहा है, एक दूसरे को बताइए और जो भी शोषण कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप साथियों ग्रामीण क्षेत्र से हो, बहुत अच्छे से समझते हो इस बात को, शहरी लोग तो बहुत कम जानते हैं। आप लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे होते हैं, देसी इलाज होते हैं, और शहरी लोगों के पास केवल एक ही विकल्प होता है, डॉक्टर के पास जाने का। तो जो मैंने आप लोगों से सीखा है कि जो सुन नहीं पाता, जो कानों से सुन नहीं पाता, वो मुंह से बहरा हो जाता, वो गूंगा हो जाता है। तो स्थिति हमारी भी वही हो गई है, हम कानों से सुनना ही नहीं चाहते कि हमारा गलत कौन कर रहा है, और हम गूंगे बन के बैठे हैं। और जब बोलते हैं तो हम अपने ही लोगों के खिलाफ बोलते हैं। मैं माफी चाहूंगा, वकील साहब ने एक उदाहरण दिया था, लेकिन वो अच्छा उदाहरण था कि शराब अगर बिक रही है तो हमारे बीच में बिक रही है, और बेचने वाले भी हमारे ही लोग होंगे, कोई और नहीं होगा। तो रोकने का काम कौन करेगा? शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी, अपने गांव से करनी पड़ेगी। उनको कोई दूसरा रोजगार का साधन उपलब्ध कराइए, नशे से दूर कराइए, शिक्षा का काम कीजिए, स्वास्थ्य का काम कीजिए। क्यों हमारे क्षेत्र में अच्छा अस्पताल नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं आते, जबकि बड़ा बजट है, एम्बुलेंस आनी चाहिए या डॉक्टरों के शिविर लगने चाहिए, हर एक घर का चेकअप होना चाहिए, डॉक्टर इलाज करने जाएगा, दवाई होनी चाहिए। अगर दवाई नहीं है तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के जाके बात करे। जो क्षेत्र का विधायक है वो ना भाजपा का होता है, ना कांग्रेस का होता है, ना समाजवादी का होता है, ना बहुजन समाज पार्टी का होता है, वो क्षेत्र का विधायक होता है। आपने उसे वोट दिया हो या ना दिया हो, वो आपका विधायक है। वो जब विधानसभा में बैठता है तो आपके क्षेत्र के नाम पे बैठता है। तो अगर वो कहता है कि आपने वोट नहीं दिया और इसीलिए आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो उसको ये बोलिए कि तू फिर क्षेत्र का नाम लिखना बंद कर दे, इस्तीफा दे, और फिर जिनने वोट दिया उनके घर जाके बैठ जा। जब चुनाव लड़ रहा था तो तूने वादे किए थे हम सबका ध्यान रखेंगे, तो वो कहां गया? सबका ध्यान रखना चाहिए था। केवल इतना टुकड़ा कैसे रह गया सड़क बनने को? बाकी सब जगह सड़क बन गई, ये टुकड़ा कैसे रह गया? वोट लेने आए थे तुम्हारे लोग, तब तुमने टुकड़ा नहीं देखा था, तब हम लोगों के हालात नहीं देखे थे, तब भी तो हम ऐसे ही रहते थे। आज जीतने के बाद 2 साल बाद क्या स्थिति है? यहां से तो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है ना, सरकार भी चला ली आपने 1 साल, फिर क्यों नहीं स्थिति सुधरी? अब भाजपा की सरकार है, लड़ो आप और बनवाओ सड़कें, बनाओ हमारे बच्चों के लिए स्कूल, बनाओ हमारे बच्चों के लिए अच्छा अस्पताल। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है आपकी नीयत में, आपकी सोच में। आप चाहते नहीं हो कि हम जुड़ें, आप हमें दिमागी तौर पर तोड़ने का काम करते हो, ऐसा माहौल देते हो कि हम उससे निकल ही नहीं पाए, उसी संघर्ष में दिन रात उलझे रहे, दिन रात उलझे रहे। और जब तक हम उसी दिन रात संघर्ष में उलझे रहेंगे, हम सोचेंगे ही नहीं कि हमें क्या करना है। हम अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पाएंगे, हम अपने बच्चियों के लिए नहीं सोच पाएंगे। और उसी माहौल में कि बच्चे में भेद है, बच्चियों में भेद है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्ची को नहीं पढ़ाना है, बच्ची को तो दूसरे घर जाना है, हम क्यों उस पर इतना पैसा खर्च करें, हम इन्हीं सब पुरानी सोचों पर सोचते रहेंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि जब बच्ची दूसरे घर भी जाती है तो अपने असली घर की चिंता उतनी ही करती है जितना वो नए घर में जाके चिंता करती है। ये आप सब जानते हैं। तो जब एक लड़की 2 घरों की चिंता करती है और हम उसकी चिंता नहीं करते, उसको कोने में छोड़ देते हैं, तो हमें समानता की बात करनी पड़ेगी। और यही असली समाजवाद है। समता समानता की बात करनी है, शोषितों वंचितों की बात करनी है। हमें आज जातीय जनगणना होने जा रही है, हमें उसके लिए आवाज उठानी है कि जब देश के अंदर कितने कुत्ते हैं, कितनी बिल्ली है, कितने सुअर है, कितनी गाय है, कितने बैल है, कितनी मोटरसाइकिल है, इसकी गिनती हो सकती है, लेकिन हम लोग कितने उसकी गिनती नहीं हो सकती। हमारी जाति कितनी है उसकी गिनती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसकी घोषणा क्यों नहीं करते? अंग्रेजों ने 1931 में करके दिखा दी, तुम आज आधुनिक युग में जी रहे हो। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं आज तो आधार कार्ड का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप एक दबाइए तो जाति पता चल जाएगी, 2 दबाइए, जोड़ दीजिए इस टेक्नोलॉजी से कि अगर मैं अहिरवार समाज का हूं 1 दबाइए, मैं यादव समाज का हूं 2 दबाइए, कुशवाहा समाज का हूं 3 दबाइए, नाई समाज का हूं 4 दबाइए, किसी और समाज का हूं 5 दबाइए। जातियों में सारे नंबर बांट दीजिए, महीने भर में सबकी जातियों की गिनती हो जाएगी और जिसकी जितनी संख्या है उसको अधिकार दे दीजिए।
हमें नहीं लड़ना किसी से, लेकिन समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। संख्या में ज्यादा होते हुए भी हम कैसे पिछड़ गए, वही हमारा अधिकार है। और इसीलिए ये 1931 की जनगणना के आधार पर आज तक योजनाएं चल रही हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति के लिए हो, अनुसूचित जनजाति के लिए हो, पिछड़ा वर्ग के लिए हो, अल्पसंख्यक के लिए हो, चाहे अब जो सामान्य वर्ग को भी इन्होंने आरक्षण दे दिया, चाहे सामान्य वर्ग के लिए हो। ये जानते हैं कि सामान्य वर्ग 15% है और हम लोग 85% हैं, तो 85% क्यों पिछड़ा है, उसके अधिकार की बात कौन करेगा। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी लगा और जमीन पे इस बात के लिए आवाज उठा रही है कि जातीय जनगणना और जातियों के आधार पर सबको अधिकार मिलना चाहिए, हमें किसी से झगड़ा नहीं चाहिए। जैसा प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हमें नहीं बनाना किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हमें केवल भारतीय बनाना है। और जिसके जितने अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या है, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो हर क्षेत्र में हो, चुनाव में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे अन्य जगह पे हो। आज बाबा साहब अम्बेडकर के कारण सदन में आरक्षण हो गया, तो हमारे विधायक चुन के जा रहे हैं, हमारे सांसद चुन के जा रहे हैं। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो ये हम लोग को टिकट देते? ये बता दें जहां आरक्षण नहीं हुआ कितने हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को टिकट दे देते हैं। बता दें सीट से क्यों नहीं दिया किसी अनुसूचित जाति को। वहां बांधना चाहते हैं कि आपकी तो आरक्षित वाली सीटें, तो हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के लोग 50% में बढ़ जाते हैं और बाकी का 50% ये लोग हमारा हक अधिकार छीन ले लेता है। ये बंटवारा क्यों? आपकी जितनी संख्या ले लो आप, और हमारी जितनी संख्या है आप उसको हमको देना पड़ेगा। हमें लड़ाई और हमें संघर्ष उसके लिए करना है। एक परिवार में रोटी बनती है, 5 लोग रहते हैं, 5 को बराबर खाना मिलता है, कोई भूखा ना सो जाए, हमारी माताएं बहनें चिंता करती हैं। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र के विधायक कैसे हैं? फिर ये रोटी में बंटवारा ठीक क्यों नहीं हो रहा? सीधा सा मतलब है ईमानदारी में खोट है। ये नहीं चाहते कि ईमानदारी से सबको खाना मिले, हड़पना चाहते हैं। तो हमारा दुश्मन कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, ना कोई और जाति धर्म का लोग है। हमें किसी जाति से भेद नहीं है। हम कह रहे हैं अगर मुसलमान का हक अधिकार है भारत में तो उसको भी अधिकार चाहिए, ईसाई का अधिकार है उसको भी चाहिए, जैनी है उसको भी चाहिए, सिख है उसको भी चाहिए, और हिंदू है उसको भी चाहिए, बौद्ध है उसको भी चाहिए। सबकी संख्या के अनुपात में सबको अधिकार मिलना चाहिए और ये अधिकार आपको देना पड़ेगा। हमारी लड़ाई और हमारा संघर्ष उसी का है और लगातार हम उसको करते रहेंगे। तो मेरी छोटी सी अपील है, आप लोग समझें उसको और हमारी आवश्यकता जहां पड़े आप बुलाइएगा। हमारे साथी आप लोगों के बीच में हैं, आशीष भाई हमारे बीच में हैं, यही छतरपुर में रहते हैं। आप जब बोलेंगे तब आशीष भाई आएंगे, मेरे लिए आदेश करेंगे, मैं भोपाल से आने को तैयार हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगली बार कोई भी पार्टी का कार्यक्रम हो, लेकिन इस तरीके से हमारी माताएं बहनों को मत बैठाइएगा। और मेरी माताएं बहनों से निवेदन है, आप लोग मत बैठिएगा। आपको कोई बैठाता भी है तो आप मंच पे सबसे आगे बैठिएगा, या कुर्सियों में कम से कम आधी हिस्सेदारी आपकी होनी चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से हम लोगों पर अत्याचार होता रहेगा। जो हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं उनको मंच दीजिए, बोलना सिखाइए। बहन मायावती जी को आप मानते हो, अगर काशीराम साहब अवसर नहीं देते तो आज बहन मायावती जी उस स्थिति में नहीं होती, मुख्यमंत्री नहीं बनती उत्तर प्रदेश की। काशीराम साहब कौन थे? आदमी थे, महिला को सम्मान दिया। हम सब भी आदमी हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे तो कैसे बहन मायावती जैसी लोग आगे बढ़ेंगे? ज्योतिबा फूले जी ने सावित्रीबाई फूले जी को सम्मान दिया। वो सावित्रीबाई फूले जी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। लोग उन पर कीचड़ डालते थे, गंदगी फेंकते थे, वो अपने साथ एक साड़ी अलग से लेके जाती थी, और जब बच्चियों को पढ़ाती थी, महिलाओं को पढ़ाती थी, तो वापस से कपड़े बदल के उनको अच्छे कपड़े में, अच्छे वातावरण में पढ़ाती थी। कौन लोग थे जो उनके ऊपर गंदगी फेंकते थे? कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हमारे समाज के लोग पढ़े और शिक्षित हो जाएं? ये हमको समझना पड़ेगा। आज हम लोग जानते ही नहीं है हमारे ज्योतिबा फूले साहब कौन है, सावित्रीबाई फूले जी कौन है, छत्रपति साहू जी महाराज कौन है। हमें चर्चा करनी पड़ेगी और ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। हमें संवाद करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी।
और हम बातचीत करने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं। तभी आप लोगों के साथ में बैठे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा, मेरे भाई ने आया, मुझे पानी दिया, मुझे पानी नहीं पीना था, मेरे मन में किसी तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके हाव भाव से मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे लग रहा मैं पानी नहीं पीना चाहता। तो हम अपने मन में ऐसा ख्याल ला क्यों रहे हैं? नहीं पीना चाहता सामने वाला, अगर किसी कारण से नहीं पीना चाह रहा, वो जाति सोच करके अब नहीं पीना चाह रहा, नहीं पिलाएंगे पानी। अगली बार आए तब उसको बैठने को कुर्सी मत दो। अगर आपको एहसास होता है कि वो हमसे पीछे हट रहा है तो आप उससे 2 घर और पीछे हो जाइए, मत बैठाइए उसको। जो सम्मान दे नहीं सकता उसको हमें सम्मान देना भी नहीं है। कब तक हमसे लेते रहोगे? अब देने की बारी है तो क्यों पीछे हट रहे हो? हमारे मन से बिल्कुल चीजें हटा दीजिए। संविधान बना है हमारे लिए, वो रक्षा करेगा हमारी, और इसी की लड़ाई है। अब इसी की लड़ाई है। जितने किसान बैठे अपने हक अधिकार के लिए बैठे हैं, संविधान के साथ बैठे हैं, कोई नहीं हटा पा रहा। क्यों नहीं हटा पा रहा? क्योंकि हक अधिकार की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से हमको भी बैठना है। और शुरुआत कीजिएगा अपने गांव से। मैं भड़काने का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अधिकार मांगने की बात कर रहा हूं। अधिकार हमें किसी और से नहीं मांगना है, हमें हमारी व्यवस्था से मांगना है। किसी व्यक्ति से नहीं मांगना, अपनी व्यवस्था से मांगना है। और व्यवस्था हमें संविधान में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, और वो हमें चाहिए। अधिकारी बन के अगर कोई बैठा है तो उसका अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का उपयोग करे और हमें चीजें बराबर से दे। अगर वो नहीं देता है तो कुर्सी खाली करे। तो चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, उससे हमें अधिकार लेना है और अधिकार हमें छीनना है। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर हम इसको भीख समझते रहेंगे, दया समझते रहेंगे, तो हमारा शोषण होता रहेगा। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि अगर आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो, आपने मेरी बात कुछ समझी हो, तो अगली बार उन बातों पे अमल कीजिए। मैं आऊं या ना आऊं, हमारी पार्टी आए या ना आए, कोई दूसरा राजनीतिक दल आए, लेकिन लगना चाहिए कि हमारी बातें आपके समझ में आई। कोई नई बातें नहीं करी हमने, बातें वही हैं जो आप लोग सुनते आए हैं। तो सभी लोग अगर सहमत हैं तो मेरी माताएं बहनों से लेकर के मेरे छोटे भाई से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग हाथ उठा करके बोलिए, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। मेरी माताएं बहनें अभी भी नहीं बोल रही। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। जोर से एक बार आप लोग और आवाज लगाइए, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद।